हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो है बिहार एसआई प्रीलिम्स। ठीक है, इसका प्रैक्टिस सेट है और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। इससे पहले मैंने आप लोगों को जो 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट दिया वो भी क्वेश्चन चालू रहेगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें मैं 20,000 प्लस क्वेश्चन करवा चुका हूँ। और आप लोग जो डिमांड कर रहे थे कि फुल सेट चलाइए सर, फुल सेट चलाइए, तो ये आपका जो है टोटल क्वेश्चन कितना होगा, 100 क्वेश्चन होगा। ठीक है, और ये पूर्णतः आपका बीपीएसएससी के पैटर्न पर आधारित होगा दोस्तों। अगर पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पे जाके आप जो है कि टेलीग्राम चैनल पे जाइए हमारे, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इस वाले जो सेट मैं लगवा रहा हूँ दोस्तों, और ये सेट में आप 85% क्वेश्चन अब आप सही अगर कर लेते हैं, 85 यानी 85 क्वेश्चन आप सही कर लेते हैं तो आपकी तैयारी जो है अच्छे है। देखिए 85 प्लस तो होनी ही चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन तो इसमें जो है होता है, क्या होता है, एग्जाम का रिपीटेड होता है। ठीक है, आपको 85 प्लस लाना है इसमें, तो आपका तैयारी बेटर है। तो अगर इससे कम आए तो आपको कितना तैयारी करना है तो समझ जाइए। बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। इसे पूछा गया है 12 मासा की रचना किसने की थी। यहाँ पे 4 ऑप्शन देना है, दिया हुआ है दोस्तों, आपको इनमें राइट आंसर देना है। तो देखिए 12 मासा का जो रचना किया था दोस्तों, यहाँ पे आपका मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं करवा रहा हूँ दोस्तों। अगर आप यहाँ से करके जाते हैं और 85% आपको यहाँ पे मैं लगभग मैं 20 सेट करवाऊंगा इस सेट से। ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको 85% से कम है तो आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद आ जाइए 2 नंबर का क्वेश्चन। तो 2 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय अधिकारियों के शपथ का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुसूची में किया गया है। यानी कि भारतीय अधिकारियों का जो शपथ होता है, इसका उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है, इसमें पूछा गया है। तो देखिए अनुसूची 3 में किया गया है। किस में किया गया है? अनुसूची 3 में किया गया। किसी भी क्वेश्चन का आंसर देखिए दोस्तों, आपको पता है या तो आप कमेंट कर सकते हैं या अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका छोड़ने वाला नहीं है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, 100 क्वेश्चन लास्ट का होगा, वहां तक आप देखिए। ठीक है, बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें पूछा गया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्नलिखित में से कहाँ से होकर नहीं गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इनमें से कहाँ, किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो ये आपका इनमें से पाकिस्तान से होकर नहीं गुजरती है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है दोस्तों, बी ऑप्शन याद कर लीजिए। देखिए काफ़ी है, हो सकता है इसी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं दिखाऊँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। पूछा है कि निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। यानी कि यहाँ पे 4 ऑप्शन देखिए, 3 यहाँ पे कूट दिया हुआ है। पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ, स्वतंत्र लेबर पार्टी। इनमें से कौन कौन सा किया था अंबेडकर जी ने, वो आपको छांटना है। तो इनमें से देखिए आपको जो किया था ये आपका 2 नंबर यानी अखिल भारतीय अनुसूचित जनजाति महासंघ और स्वतंत्र लेबर पार्टी। ठीक है ना, ये दोनों किया था। तो यानी कि एक जो यहाँ पे 1 और 2 वाला जो आंसर होगा, सॉरी यहाँ पे 1 2 वाला नहीं होगा, 1 और सॉरी 2 और 3 वाला आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। काफ़ी ध्यान से इसको क्वेश्चन करना है, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूज होने वाला क्वेश्चन भी शामिल है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, 4-5 नंबर में पूछा गया, अर्थशास्त्र में कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि देश वे निर्यात करते हैं जो वे सबसे कुशलता से और बाहुयात से उत्पन्न कर सकता है। तो ये अर्थशास्त्र में कौन सा ये सिद्धांत प्रस्तावित करता है, इनमें से आपको छांटना है। ठीक है, तो इनमें से जो आपका हेक्सचर ओहिलन मॉडल है, ये आपका ये सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। आ जाइए 6 नंबर क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है द बुद्ध एंड हिज धम्म, द बुद्धा एंड हिज धम्मा पुस्तक के लेखक कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए दोस्तों। तो द बुद्धा एंड हिज धम्मा जो है एक ये जो लिखा है, ये कौन लिखा गया दोस्तों, इसके लेखक पूछा गया है। तो इसके लेखक है B.R. अम्बेडकर जी। कौन है? यानी भीमराव अम्बेडकर जी। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 7 नंबर का क्वेश्चन है कि स्वराज्य शब्द का प्रयोग करने से पहले भारतीय थे, करने वाले पहले भारतीय थे, यानी कि प्रथम भारतीय थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था इनमें से। तो सबसे पहले स्वराज शब्द का जो प्रयोग किया गया था, ये किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के किया गया था। सी ऑप्शन है 7 का। ठीक है ना, आपको देखिए अपना जो आंसर करते हैं आप वो भी करते जाइए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेवल अच्छा है। इसके बाद 8 नंबर पे आ जाइए। 1820 के दशक में अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक विद्रोह हुए, निम्नलिखित में से किसने 1820 के दशक में विद्रोह नहीं किया था। इनमें से कौन सा विद्रोह
1820 के दशक में नहीं हुआ था इनमें से, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 1820 का दशक कब होगा, 1820 से लेकर 30 तक, तो यहाँ पे आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो संथाल विद्रोह था, ये संथाल विद्रोह आपका नहीं हुआ था, बाकी अहोम विद्रोह हुआ था, ठीक है। इसके बाद जो आपका पागल विद्रोह है ये भी हुआ था, 1820 के बाद ही हुआ था। रमोसी विद्रोह ये भी हुआ था। तो यहाँ पे जो संथाल विद्रोह है दोस्तों, ये आपका नहीं हुआ था 1820 में, ठीक है, यानी 1820 के दशक में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो आया है दोस्तों 9 नंबर का क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध द्वारा प्रवचन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा कौन सी थी, यानी गौतम बुद्ध के द्वारा जो भाषा प्रवचन में लाया जाता था ये कौन सी भाषा थी। तो ये भाषा थी दोस्तों आपका पाली भाषा। पाली भाषा में इन्होंने ज़्यादातर जो अपना प्रवचन दिया था पाली भाषा में। सी ऑप्शन सही हो गया 9 का। अब बढ़िए आपका 10 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन सब है ये। राष्ट्रपति के संबंध में विचार करें तो देखिए संसद का हिस्सा नहीं होता है, ये होता है संसद का हिस्सा, तो ये गलत है। संसद का हिस्सा होता है, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद संसद में बैठता है, क्या ये सही है। तो संसद में दोस्तों ये आपका संसद में बैठता है, ये भी सही है। संसद में वोट दे सकता है, ये गलत है। तो यहाँ पे जो आपका 2 और 3 है ना, 2 और 3 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपको सही होगा, 2 और 3, क्योंकि देखिए राष्ट्रपति होता है, संसद का हिस्सा होता है, ये भी सही है, ठीक है। इसके बाद संसद में बैठता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे 2 और 3 जो है ना, 2 और 3 कथन सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी टिक करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे डी सही है 10 का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 11 नंबर में, भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले समर्पण पत्र पर डैश को हस्ताक्षर हुए, यानी कि भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले समर्पण पर कब हस्ताक्षर हुए थे, ये पूछा गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कितने बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 26 जनवरी 1948 को हस्ताक्षर हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी को नहीं हुआ था, ठीक है ना। ये हुआ था दोस्तों 19 दिसंबर 1961 में। कब? 19 दिसंबर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 19 दिसंबर 1961 में ये हस्ताक्षर हुए थे, ठीक है। बढ़ते हैं आपका 12 नंबर क्वेश्चन पर। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह होने का गौरव प्राप्त है, यानी कि सबसे गर्म ग्रह जो है सौरमंडल में ये कौन सा ग्रह है, ये पूछा गया है। तो देखिए सबसे गर्म ग्रह जो है सौरमंडल में ये आपका जो शुक्र ग्रह है, ये सबसे गर्म ग्रह है। अगर सबसे बड़ा पूछता तो आपका बृहस्पति हो जाता, और सबसे छोटा तो बुध हो जाता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है 13 नंबर का। पूछा गया कि लचीली विनिमय दर प्रणाली विनिमय दरों के बारे में लंबी चौड़ी भविष्यवाणी करने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, यानी यहाँ पे सीधा सीधा कहा जाए लचीली विनिमय दर की प्रणाली के बारे में लंबी चौड़ी भविष्यवाणी करने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जा सकता है। तो ये जो आपका उपयोग है ये क्रय शक्ति समानता का सिद्धांत का यहाँ पे जिक्र किया जा सकता है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। 14 नंबर पे आ जाइए क्वेश्चन। बलिडर शब्द किस खेल से संबंधित है। देखिए बिहार दरोगा में आपका 2 खेल से सब क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बलिडर शब्द जो है, ये बलिडर शब्द आपका बॉक्सिंग में इस्तेमाल होता है। किसमें? बॉक्सिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन पूछा गया 15 नंबर में कि सिम्पसन मरुभूमि किस देश में स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आप लोग कमेंट में कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। सिम्पसन मरुभूमि किस देश में है। तो सिम्पसन मरुभूमि जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब आ जाइए आपका 16 नंबर क्वेश्चन पर। किस देश ने अब तक की सबसे शक्तिशाली मिसाइल DF-41, यहाँ पे याद रखिएगा DF-41 का अनावरण किया है। तो ये लॉन्च भी कर सकते हैं इसको। तो DF-41 का जो लॉन्च किया गया है ये किया गया है आपका चीन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? चीन के द्वारा किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बहुत शक्तिशाली मिसाइल है ये। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। पूछा गया है 17 नंबर क्वेश्चन है कि इब्न बतूता भारत की यात्रा किस शासक के काल में हुई, यानी इब्न बतूता जो आया था भारत किसके शासनकाल में आया था भारत। तो ये आया था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था कौन? इब्न बतूता। आ जाइए 18 नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में से किस देश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति है किस प्रदेश में? यहाँ पे प्रदेश या राज्य के, तो किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति है, यहाँ पे ऑप्शन है आपका, ठीक है ना। तो यहाँ जो दोस्तों मध्य प्रदेश है, यहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में अनुसूचित जनजाति है। तो यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे आया है 19 नंबर में कि बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया था, यानी कि
किस देश के सहयोग से जो है बोकारो इस्पात कारखाना खोला गया था, ये पूछा गया है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था दोस्तों, ये सोवियत संघ, वर्तमान में रूस है, इन्होंने इसी के सहयोग से भारत में बोकारो इस्पात कारखाना खोला गया था। आ जाइए 20 नंबर क्वेश्चन पर। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति क्या कारण है? महासागर में जो ज्वार भाटा होता है, इसकी उत्पत्ति का क्या कारण है? तो देखिए, इसके उत्पत्ति का जो कारण है ये है आपका सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। किसके? सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से जो है ये आपका क्या होता है, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति होता है। सी ऑप्शन सही है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 21 नंबर में, क्लोज्ड इकोनॉमी से क्या समझते हैं? देखिए, इकोनॉमिक्स से आपका अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए, क्लोज्ड इकोनॉमिक से संबंध जो होता है यहाँ पे, ये आपका जो आयात निर्यात बंद होता है, क्या होता है? आयात निर्यात बंद होता है। और ये क्वेश्चन रिपीटेटिव श्रेणी में आता है क्योंकि बहुतों एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आ जाइए 22 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन सही हुआ 21 का। अब 22 पे आ जाइए। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बायो से क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैं करवा चुका हूँ मैं अपने सेट में, और ये आपका इंपॉर्टेंट सेट है। तो देखिए, शरीर का पाचन का अधिकांश भाग जो होता है छोटी आंत में संपन्न होता है। कहाँ पे? छोटी आंत में संपन्न होता है। सी ऑप्शन सही है। और पाचन का क्रिया का जो आरंभ होता है ये आपका मुख से हो जाता है, यानी मुंह से हो जाता है ना। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आपका 23 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है? यहाँ पे मिलान पूछा है, असत्य है, तो सब एक एक करके देखना पड़ेगा। तो देखिए, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ, क्या ये सही है? तो देखिए दोस्तों, ये सही है। तो यहाँ पे देखना है आपको सही है गलत है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आपका गलत है, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान हैदराबाद, ये भी आपका जो है गलत है, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ना एक ही सही है ना आपका दो ही सही है, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला प्रथम महिला कौन थी? साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ जो मिला था, किस लेडीज को मिला था, ये पूछा गया है। तो ये मिला था दोस्तों आपका, किसको मिला था? ये मिला था आपका आशा पूर्णा देवी को। किसको मिला था? आशा पूर्णा देवी को मिला था। ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़ते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया 25 नंबर में, देखिएगा, विदेश में सर्वप्रथम भारत महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो देखिए, ब्रिटेन में किया गया था सबसे पहले, ठीक है ना। और ये कब किया गया था? 1982 ईस्वी में, ठीक है। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए 26 नंबर क्वेश्चन पर। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक और 2020 का ये बारे में पूछा है ना, 2020 के बारे में। संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कौन सा इंडेक्स के बारे में? वैश्विक ऊर्जा सूचकांक के इंडेक्स के बारे में। तो सूचकांक में स्वीडन शीर्ष स्थान पर बिल्कुल सही है दोस्तों। इस सूचकांक में भारत का 74वां स्थान था, ये भी बिल्कुल सही है। भारत ने साल 2015 से लगातार अपनी रैंकिंग में सुधार किया है, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है, ठीक है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 27 नंबर में कि मेगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया था? तो मेगलन अंतरिक्ष यान जो भेजा गया था, ये किस ग्रह पे भेजा गया था? ये ग्रह है दोस्तों शुक्र ग्रह पे भेजा गया। किस पे? शुक्र ग्रह पे भेजा गया था। डी ऑप्शन सही है। 28 पे आ जाइए। ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभाव करता है, यानी प्रभावित करता है? तो ब्राइट्स रोग जो है ये आपका गुर्दा को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? गुर्दा को प्रभावित करता है, यानी ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे आया है 29 नंबर का है। वातो उत्पाद यानी हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है? तो देखिए, हिस्टीरिया रोग जो होता है सामान्यतः ये आपका जवान महिला में होता है, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन पर। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, बायोलॉजी से। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जो अंतर होता है वो आपको बताना है। तो ये अंतर होता है दोस्तों कोशिका भित्ति का। किसका? कोशिका भित्ति का अंतर होता है, ठीक है। तो यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है 31 नंबर में, अक्षमिता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? यानी कॉन्टीजेंसी फंड जो है इसको राष्ट्रपति कैसे खर्च कर सकता है, ये पूछा गया है। तो इसको जो खर्च किया जाता है दोस्तों, ये आपका संसदीय स्वीकृति से खर्च किया जा सकता है। किससे? संसदीय स्वीकृति से, यानी सी ऑप्शन सही है। आ जाइए 32 नंबर क्वेश्चन पर।
ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? ये जो कालगुरली जगह है, ये किसके लिए विख्यात है? ऑस्ट्रेलिया में है ये जगह। तो कालगुरली जो विख्यात है स्वर्ण उत्पादन, यानी सोने का उत्पादन के लिए कालगुरली विख्यात है, और कालगुरली कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आया दोस्तों 33 नंबर का कि संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे ये थे दोस्तों आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आ जाइए 34 नंबर क्वेश्चन पर। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? यानी नवाब की पदवी किसे दिया गया था मुगल बादशाह? तो ये जो आपका डुप्ले है, डुप्ले को दिया गया था नवाब का पदवी, किसके द्वारा? मुगल बादशाह के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे 35 नंबर का है, इसमें पूछा गया कि निम्न में से कौन प्रारूप समिति के प्रारंभिक सदस्य नहीं थे? प्रारंभिक सदस्य नहीं थे किसके? प्रारूप समिति के। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ आ गए। इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो सबसे पहले जो होता है ना वो छांटना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे टीटी कृष्णमाचारी ये थे प्रारंभिक सदस्य, डीपी खैतान ये भी थे प्रारंभिक सदस्य, मोहम्मद सादुल्लाह ये भी थे आपका प्रारंभिक सदस्य किसके? प्रारूप समिति के। यहाँ पे जो एम मुंशी है ना, एम मुंशी ये नहीं थे प्रारूप समिति के प्रारंभिक सदस्य, बाद में बने थे। ठीक है ना, ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपका 36 पर। पौधे के सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? पौधे की जो पानी होता है सबसे ज़्यादा किस मिट्टी से मिलता है ये पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा जो मिलता है ये आपका चिकनी मिट्टी में मिलता है। किस में मिलता है? चिकनी मिट्टी में मिलता है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा इस क्वेश्चन किसका? 36 का। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया है 37 नंबर में कि मुंबई की मीठी नदी का स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? मीठी नदी का स्रोत यानी मीठी वाला जो पानी होता है उसकी नदी का स्रोत क्या है? तो इसका जो स्रोत है ये है आपका एक है तुलसी झील, और एक मिनट, विहार झील और पोवई झील, ये दोनों क्या है? तो ये मीठी नदी का स्रोत है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी और सी। 37 का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो। ठीक है, बढ़ते हैं आपका 38 नंबर क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला है यहाँ पर देखिए ये कथन दिया हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि इनसेट 2A भारत द्वारा निर्मित प्रथम बहुउद्देशीय उपग्रह था। ठीक है, पहला तो ये है। दूसरा देखिए, इसे अगस्त 1993 में सफलतापूर्वक परिचालन किया गया था। ये गलत है। ये जो है इनसेट 2A भारत द्वारा निर्मित प्रथम बहुउद्देशीय उपग्रह था, यानी कि एक सही है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही है। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे केवल एक सही होगा, ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। अच्छा क्वेश्चन है, लेवल आप देखिए क्वेश्चन का। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया 39 नंबर में कि अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो देखिए अलमाटी बांध किस नदी पर है यहाँ पे पूछा है। कभी कभी पूछा जाता है राज्य के बारे में कि अलमाटी बांध किस राज्य में है। तो अलमाटी बांध आपका कृष्णा नदी पर है। कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर है। और ये कहाँ किस राज्य में है? तो ये आपका कर्नाटक में है। कहाँ पे? कर्नाटक में है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। हाल में ही खबरों में देखा गया चट्टोग्राम बंदरगाह किस देश में है? ये जो चट्टोग्राम बंदरगाह है ना, ये किस देश में है? तो चट्टोग्राम बंदरगाह जो है आपका बांग्लादेश में। कहाँ पे है? ये बांग्लादेश में है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन कि भारत में सर्वाधिक हीरे की खदानें किस क्षेत्र में स्थित है? भारत में सर्वाधिक हीरे की खदानें यानी खान किस क्षेत्र में है ये पूछा गया है। ठीक है ना, हीरे की खान। तो एक एक का ऑप्शन यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा पूछा है तो एक तो मध्य प्रदेश में पन्ना तो मशहूर है आपका, ये तो जानते हैं, मध्य प्रदेश में पड़ता है पन्ना। एक आंध्र प्रदेश में है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश ये दोनों जगह होगा। तो यहाँ पे केवल 3 और 4 वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आ जाइए 42 नंबर क्वेश्चन पर। भारचुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? ये भारचुक्की प्रपात जो है प्रपात, ठीक है ना, किस राज्य में है? तो भारचुक्की प्रपात जो है आपका ये किस राज्य में है?
तो ये जो है आपका कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में है भार्चुक्की, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों इसमें 43 नंबर में, दरिया ए नूर निम्नलिखित में से किसका नाम है? दरिया ए नूर किसका नाम है? तो देखिए दरिया ए नूर जो है ये आपका भारत की गोलकुंडा खदान से उत्पन्न हीरा का नाम है दरिया ए नूर। क्या नाम है? दरिया ए नूर कहा जाता है। भारत का जो गोलकुंडा खदान है यहाँ से जो हीरा निकलता है इसे दरिया ए नूर को कहा जाएगा। सॉरी, यहाँ पे जो खदान है यानी कि खान है, सिंपल भाषा में कहे हीरे के जो खान है इसी को कहा जाता है दरिया ए नूर। आगे आ जाइए 44 नंबर क्वेश्चन पर, और यहाँ पे मैं 43 का आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन, ठीक है 43 का। आ जाइए 44 नंबर पे, इंडोनेशिया में खेती का तरीका लदांग भारत के किस हिस्से में प्रचलित है? यानी कि इंडोनेशिया में एक खेती होता है इसे लदांग कहते हैं, इसी टाइप से भारत में खेती होता है। देखिए कितना लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन बनाया गया है। तो देखिए भारत जो भारत है, भारत जो है भारत में ये उत्तर पूर्व भारत में होता है। कहाँ पे है? उत्तर पूर्व भारत में होता है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है 45 नंबर में कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? तो यहाँ पे देखिए जिस बंदरगाह को कहा जाता है बंटवारे का पुत्र, वो ध्यान रखिएगा, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कांडला बंदरगाह को क्या कहा जाता है? इसको बंटवारे का पुत्र कहा जाता है, याद रखिएगा, बंटवारे का पुत्र कांडला बंदरगाह को, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा 45 का। आ जाइए आप 46 नंबर क्वेश्चन पर, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? अच्छा क्वेश्चन है ये। भारत में अधिकतर किस प्रकार के क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन कहते हैं, वन पाए जाते हैं। ज्योग्राफी से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो भारत में जो है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन अधिकतर पाए जाते हैं। कौन सा वन? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो यहाँ से आपका 46 का ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट देखिएगा। अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 47 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय पेड़ है जो वाहनों के प्रदूषकों को अवशोषित करने के लिए सड़क के किनारे उगाया जाता है? माने एक खास प्रकार का पेड़ है जिसे जो है दोस्तों सड़क के किनारे इसलिए लगाया जाता है ताकि ये प्रदूषण को अवशोषित करे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये पौधा जो होता है, ये पेड़ कहे तो ये जो होता है बोगनविलिया। बोगनविलिया जो पौधा होता है ये क्या होता है? प्रदूषकों को चूसक होता है ये, और सड़क के किनारे इसको लगाया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, याद रखिएगा, बोगनविलिया। 48 पे आ जाइए, एक फ्यूज तार का उपयोग डैश के लिए होता है। ये डैश में क्या आएगा? तो एक फ्यूज तार का जो उपयोग होता है इसका मेन चीज़ है अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने का। किसका? अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने का काम जो होता है एक फ्यूज तार का उपयोग इसीलिए होता है ताकि जो आने वाला जो परिपथ का आगे वाला भाग है यानी किसी भी सर्किट का वो बच जाए। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन जो आया है ये 49 नंबर का क्वेश्चन है कि धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किस सदी में हुई? धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किस सदी में हुई? तो देखिए धर्म सुधार आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी ये आपका किस सदी में? तो ये 16वीं सदी में हुआ था। किसमें? 16वीं सदी में हुआ था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपका माइंड जो है इमेज बना ले। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 50 में आ जाइए, 50 नंबर में, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? यानी मेघालय पठार का अंश नहीं है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन का सरल तरीका है सॉल्व करने का, सबसे पहले जो है ना वो छांट लीजिए, ठीक है ना। तो गारो पहाड़ियाँ मेघालय पठार का हिस्सा है, खासी जयंतियाँ ये तीनों है। ये जो भुवन पहाड़ियाँ नहीं, ये नहीं है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और आपको बताना है कि ये जो भुवन पहाड़ियाँ है किसका हिस्सा है, ठीक है ना। भुवन पहाड़ियाँ किसका हिस्सा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और ये गारो खासी जयंतियाँ जो है ना दोस्तों मेघालय में, ये आपका मेघालय पठार का ये पहाड़ चोटी है। और ये खास करके ये 3 जातियाँ भी है, गारो जाति, खासी जयंतियाँ, ये यहाँ की जातियाँ भी है। याद रखिएगा क्वेश्चन कभी कभी पलट के पूछा जाता है, जातियाँ भी है यहाँ पर, चल। और ये तीनों यहाँ का जिला का नाम भी है। कहाँ का? मेघालय का। ये जिला भी है, जगह भी है, जनजाति भी है, पहाड़ भी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्जाम में बहुतों बार बहुत चीज़ पूछ लेता है इस चीज़ से। आपको इतना याद रहना चाहिए कि जो मेघालय में है ना गारो खासी जयंतियाँ, एक पहाड़ भी है वहाँ पर, ये तीनों, वहाँ पर जनजाति का भी नाम है, वहाँ का जिला का भी नाम है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए आ गया कि इस टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन जब आ जाता है तो आप लोग का दिमाग चकरा जाता है, लेकिन यहाँ दिमाग नहीं चकराना है, इसको सॉल्व करना है। थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, ठीक है ना, आपको भी टाइम लगेगा।
यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, है ना। ठीक है, यहाँ पे एक एक ऑप्शन को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए दक्षिण भारतीय द्रविड़ स्थापत्य शैली में निर्मित विरूपाक्ष मंदिर यानी हम्पी कर्नाटक में स्थित है, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद 3 पे आ जाइए। इसका निर्माण लोक महादेवी जिसका नाम था विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी, ये जो लोक महादेवी है ये किसका पत्नी थी? विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी थी। ठीक है ना, ये याद रखिएगा, द्वारा करवाया गया था। ठीक है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है, तो तीनों का तीनों सही है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपको टिक करके आगे बढ़ जाना है। अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं ना चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 52 नंबर का क्वेश्चन है, पंचायतन क्या है? बताइए पंचायतन क्या है जल्दी जल्दी से। तो पंचायतन जो है ये आपका मंदिर निर्माण शैली है। क्या ये मंदिर निर्माण शैली है पंचायतन, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्या है ये? मंदिर निर्माण शैली है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आ जाइए 53 नंबर पर, भारतीय दर्रों की अवस्थिति से संबंध युग्मों पर विचार करिए। यानी कि ये जो दर्रा है ना, ये दर्रा, ठीक है, ये किस राज्य में है, ये सही है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को ऊपर करता हूँ। देखिए हाँ, अब आपको दिख रहा होगा सारे ऑप्शन। ठीक है ना, तो देखिए ऑप्शन आपको देखना है पहले कि दर्रा है, लिपुलेख दर्रा कहाँ पे है, लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है ये आपका। तो देखिए लिपुलेख जो है ये आपका उत्तराखंड में है, बिल्कुल सही है। माना दर्रा हिमाचल प्रदेश, रट्टा मार लिए होंगे आप ये दर्रा तो। ठीक है, तूजू दर्रा सिक्किम में नहीं है, जेलेपला दर्रा सिक्किम में है। तो यानी 1 2 4 सही है। आपको बताना है, यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ, मैं अपने ही वीडियो में ये दर्रा दिया था। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन में दिया था। तूजू दर्रा जो है, जो 50 नंबर का जो क्वेश्चन 50 नंबर का जो क्वेश्चन करवाते थे 50 क्वेश्चन, उसमें ये बताया था तूजू दर्रा जो है, तूजू दर्रा। ठीक है, तो ये तूजू दर्रा किस राज्य में है, ये राज्य का आपको नाम बताना है। ठीक है ना, तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? 1 2 और 4 वाला, 1 2 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आ जाइए अगला क्वेश्चन, देखिए यहाँ 54 नंबर का, आवेग का सूत्र को हम किस तरह परिभाषित कर सकते हैं? ये आपका भौतिकी से क्वेश्चन है, जिसको आप लोग प्यार से फिजिक्स कहते हैं, है ना। भौतिकी से क्वेश्चन है, आवेग का सूत्र को किस तरह से आप परिभाषित करेंगे? तो देखिए आवेग को जो है बल गुना समय अंतराल, क्या होता है? बल गुना समय अंतराल होता है आवेग। आवेग बराबर क्या होता है? बल गुना समय अंतराल। याद रखिए, रट्टा मार लीजिए ये चीज़ को। ठीक है ना, ये चीज़ बार बार पूछा जाता है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा 55 नंबर में कि विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, यानी कब इसको हेरिटेज डे को ऑब्जर्व किया जाता है, यानी मनाया जाता है। ठीक है, तो 55 नंबर का जो राइट आंसर होगा ये आपका 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को क्या होता है? विश्व धरोहर दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए, कार्यवास मृतिका जो जफरान इन केसर का एक स्थानीय प्रकार है कि उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन को इतना घुमा के पूछता है, नहीं ही क्वेश्चन है, काफ़ी बार घुमा के ये पूछता है एग्जाम में। 56 नंबर का आंसर दीजिए फटाक से। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये आपका 56 नंबर में ये कश्मीर हिमालय में है। कहाँ पे है? कश्मीर हिमालय में। और एक जफरान जो है ना, एक केसर का एक प्रकार है। ठीक है, और भारत में याद रखिएगा कि भारत में एकमात्र जो केसर का उत्पादक राज्य है जम्मू एंड कश्मीर है। कौन सा राज्य है ये पूछा गया है? जम्मू एंड कश्मीर। और जो ये जफरान है ना, जफरान जो प्रकार है ये काफ़ी विख्यात है। और यहाँ से दोस्तों यहाँ पे जफरान प्रकार की केसर की खेती होता है। अब आपको बताना है कि ये जो केसर की खेती होता है, फूल का कौन सा भाग इस्तेमाल होता है? याद रखिएगा, ये भी दरवा का ही एग्जाम में पूछा हुआ है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 57 नंबर का क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। देखिए 2000 जब हम बात करेंगे 11 की जनगणना का, ठीक है ना, जनगणना का, यहाँ से आपका 4 सवाल श्योर होता है। ठीक है, 4 सवाल। मैं भी 50 क्वेश्चन का वीडियो में भी काफ़ी शामिल किया हूँ इस क्वेश्चन को।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत लगभग, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? देखिए यहाँ पे आ जाएगा 68 वाला तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमारे भारत में क्या है, ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है। 36 वाला तो होगा ही नहीं, देखिए आप कॉमेडी चल रहा है। 21 और 31 में यही दो में से कोई होगा, ठीक है, आपको जल्दी से गैस कीजिए। तो 31 और 21 में जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 31 वाला जो ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना? 31 वाला ऑप्शन सही है। 31% जो है शहरी जनसंख्या है भारत में, याद रखिएगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जाइए अगला पॉलिटी से क्वेश्चन है आपके लिए तैयार कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है? कौन सा एक्ट कहे, अनुच्छेद कहे, बात एक ही होता है। तो कौन सा अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों का आरक्षण का प्रावधान है, यानी रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है? आप लोग का भाषा में रिजर्वेशन कहते हैं। तो रिजर्वेशन का प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 330 में है। किसके लिए? तो याद रखिएगा अनुसूचित जाति के लिए 330 में रिजर्वेशन प्रावधान है। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन पर। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है ना। अब आ जाइए, तो इस क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है यहाँ से, चलिए चल रहा है वीडियो, हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है 59 नंबर में कि निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? देखिए अब इस तरह के क्वेश्चन में वित्त आयोग का अध्यक्ष करता है क्या? हाँ बिल्कुल, ये राष्ट्रपति करता है इसका नियुक्ति। इसके बाद आ जाइए योजना आयोग का उपाध्यक्ष, नहीं, राष्ट्रपति महोदय इसका नहीं करता है। इसके बाद आ जाइए संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री, संघ राज्य के मुख्यमंत्री, बिल्कुल जैसे आपका नहीं कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश है, उसका भी जो नियुक्ति होता है ना, ये राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो यहाँ पे आपका 1 और 3 सही है। तो 1 और 3 सही है, तो यहाँ पे आपको कूट में जो उत्तर देना है सी ऑप्शन देना है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ध्यान से देखिएगा और आप पढ़े होंगे अगर डिटेल से ये सब चीज़, तो आपको आंसर फटाक से याद हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 है, इसमें पूछा गया है आपसे 60 नंबर में कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। डाक रेल, ठीक है ना, ये दोनों चीज़ का जो भारत में इजाद किया था, लाया था, किसने लाया था, आप सभी को याद हो गया होगा। रेल से तो पता ही चल गया होगा, हिंट्स मिल गया होगा। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ठीक है। तो 60 का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेल का भी लाया था भारत में सिर्फ इन्हीं का है, और डाक का भी इन्हीं का है, ठीक है ना, दोनों के बारे में याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पॉलिटी से है, आप लोग बहुत पॉलिटिक करते हैं। 61 नंबर में आ जाइए। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देती है? निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देती है? तो याद होना चाहिए, ये जो एक्ट 40 है, अनुच्छेद 40 है ना, ये देती है। बी ऑप्शन सही है। आ जाइए 62 नंबर क्वेश्चन पर। मैसूर में स्थापित प्रथम राजनीतिक संगठन प्रजा मित्र मंडली की स्थापना का के पीछे प्रमुख उद्देश्य क्या था? यहाँ पे याद रखिएगा किस संगठन का बात चल रहा है? प्रजा मित्र मंडली, ठीक है। प्रजा मित्र मंडली का उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था ये था वाडियार वंश का विरोध। क्या था? वाडियार वंश का विरोध था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री से ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आ जाइए अगला क्वेश्चन पर दोस्तों। यहाँ पे 63 नंबर में पूछा है BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान। सबसे पहले तो यहाँ याद रखना है कि जो पूना समझौता हुआ था 1932 में हुआ था, किन के बीच हुआ था? तो ये हमारे अंबेडकर जी और जो महात्मा गांधी जी था, इन दोनों के बीच हुआ था। ये क्वेश्चन बन गया था, दरोगा में पूछा गया है, ठीक है। अब जो है कि इसका प्रावधान पूछा गया है ना, तो प्रावधान क्या है? तो निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का, ठीक है, यही प्रावधान था। क्या था? निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का, यानी ए, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, जबकि मैंने बता दिया, ठीक, क्वेश्चन में ही आपका आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं आपका 64 नंबर क्वेश्चन पर।
3 से 4 वर्ष के बच्चों के दूध के दांत में शामिल नहीं होता है, यानी कि 3-4 साल के बच्चे के दूध के दांत में शामिल नहीं होता है। तो कौन सा इसमें, बायोलॉजी पढ़े होंगे तो टिक लगा दिए होंगे, फटाक से आगे बढ़ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो 64 नंबर का राइट आंसर होगा अग्र चवर्ण जो होता, अग्र चवर्ण, ये 3 से 4 साल के बच्चे के दूध के दांत में शामिल नहीं होता है। कृदंक होता है, रंधक होता है, चवर्ण होता है। बायोलॉजी मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा दोस्तों, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा क्योंकि हाँ। क्वेश्चन नंबर 65 पे आ जाइए। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जिसमें पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय अपशिष्ट उत्सर्जित करता है, यानी उत्सर्जित होते रहते हैं। ठीक है, ये पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय, यानी कि इसको क्या कहते हैं, अपचय को कैटाबोलिक, क्या होता है, अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं। ठीक है, तो किस में ऐसा होता है, तो ये होता है आपका वृक्क में। किस में, वृक्क में। तो 65 का यहाँ से ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, ये आ गया युद्ध वाला क्वेश्चन। ठीक है, 66 में बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, इसका सेनापति पूछा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और ये एक तो पलासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, 2 युद्ध में जो है भारत का जो शासन व्यवस्था था पूरे अंग्रेज के हाथों में चला गया था। ठीक है, तो बक्सर का ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे सेनापति पूछेगा। तो सेनापति जो था ये था कौन दोस्तों, ये था आपका हेक्टर मुनरो, इसका पूरा नाम है। यहाँ पे मुनरो लिखा हुआ है लेकिन इसका नाम क्या है, हेक्टर मुनरो। और इन्होंने इस पे कुशलता से विजय प्राप्त कर लिया था। ठीक है, बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आ गया दक्कन पठार वाला क्वेश्चन 67 में। दक्कन पठार के निम्नलिखित फसलों में से कौन सी प्रमुख फसल है। ये दक्कन पठार में जो है ना, ये ढक्कन पठार कहे इसको। तो देखिए 4 ऑप्शन है, कौन सा इसमें प्रमुख है वो आपको टिक लगाना है, आगे बढ़ना है। तो इसमें जो है आपका कपास यहाँ पे प्रचुर मात्रा में उपज होता है और प्रमुख फसल भी है यहाँ पे। और क्योंकि ये दक्कन पठार में जो है ना काली मिट्टी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, काली मिट्टी। ठीक है, और काली मिट्टी जो होता है ना कपास के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है ये मिट्टी। ठीक है, इसमें उपज भी अधिक होती है इसी कारण से। बढ़ते हैं आपका 68 पे आ जाइए। निम्न में से कौन सा रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है। अब बादशाह भी रंगीला था। ठीक है, चलिए पढ़ना जरूरी है। आगे जो रंगीला बादशाह है किसे कहा जाता था, देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो रंगीला बादशाह जो कहा जाता था मोहम्मद शाह को कहा जाता था। किसको, मोहम्मद शाह को। याद रखिएगा किसको, मोहम्मद शाह को। आ जाइए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है 69 नंबर में कि भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे। अच्छा क्वेश्चन है ये, आप सभी को पता होगा, आंसर तो लगाइएगा टिक। तो कितने अधिवेशन हुए थे भारतीय संविधान सभा के, कुल अधिवेशन आयोजित किए गए थे कितने, निर्माण के लिए। ठीक है, तो टोटल जो निर्माण के लिए किया गया था 11 अधिवेशन किया गया था। कितना किया गया था, 11 अधिवेशन किया गया था। बी ऑप्शन सही है, रट लीजिए इस चीज़ को, रट लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आ जाइए 70 नंबर क्वेश्चन पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में किस स्थान पर देश का नया बंदरगाह बनाने की मंजूरी प्रदान किया है। तो कहाँ पे ये प्रदान किया गया है, तो ये प्रदान किया गया है दोस्तों आपका 70 नंबर का है। तो ये बधान महाराष्ट्र में, कहाँ पे, बधान महाराष्ट्र में। ठीक है, बढ़ते हैं आपके 71 नंबर क्वेश्चन पर। आ जाइए अगला क्वेश्चन पर। यहाँ पे पूछा गया 71 नंबर में कितने वर्ष की अवस्था में महावीर ने संन्यास जीवन को स्वीकारा था। कितने वर्ष की उम्र में इन्होंने संन्यास ले लिया था, क्या ले लिया था, संन्यास जीवन। एक होता है ना सन्यासी लोग, ये लोग महात्मा बुद्ध, महात्मा गौतम, ठीक है, ये लोग सन्यासी थे। तो कितने वर्ष की अवस्था में, तो ये 30 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। आ जाइए अगला 72 नंबर क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान दिया हुआ है ना, कौन उत्तर प्रदेश में, ये पूछा गया है। तो आपको बताना है सबसे पहले जो है दोस्तों, इसमें से चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, ये उत्तर प्रदेश में है। दुधवा, ये भी उत्तर प्रदेश में है। सोहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य, ये भी आपका उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पे 3 वाला हो जाएगा, एक और 2 और 4 वाला हो जाएगा, सी ऑप्शन है। यहाँ पे बचा है कुंभलगढ़। तो आपको बताना है कि कुंभलगढ़ जो है कहाँ पर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
आ जाइए, अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 73 नंबर में। लीम और छौंग लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य से है? लीम और छौंग लोक नृत्य किस पूर्वोत्तर राज्य से संबंध है? तो देखिए, लीम और छौंग जो है ना, ये नागालैंड का क्या है, नाच है। यहाँ का सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं हम लोग, नाच है बोलते हैं ना। ठीक है, डी ऑप्शन। अब ये पूछा गया जमुनापुरी किसकी नस्ल है, 74 नंबर का क्वेश्चन है। जमुनापुरी किसकी नस्ल है? तो जमुनापुरी जो है ना, बकरी का उन्नत नस्ल है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आ जाइए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 75। विमानन गैसोलीन में एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि यह। विमानन गैसोलीन में एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है, यानी कि विमान में जो गैसोलीन प्रयोग होता है ना, यानी कि हवाई जहाज वगैरह में, उसमें क्या होता है, एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है ये पूछा गया है। ठीक है, 75 में। तो पेट्रोल के हिमी भवन को रोकता है। क्या होता है? पेट्रोल को हिमी भवन को रोकता है, यानी जमने से ये रोकता है। कौन रोकता है? तो एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल इसलिए मिला जाता है, विमान का जो ईंधन होता है, इसीलिए उसको जमने से रोका जाए। सी ऑप्शन सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आज ये 76 नंबर में, फोटोन के कण बनने की प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर टिकी होती है? जो फोटोन होता है ना, फोटोन, इसकी कण बनने की जो प्रकृति है ये किस पर निर्भर करती है, ये पूछा गया है। तो ये निर्भर करती है आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। किस पर? प्रकाश विद्युत प्रभाव पर ये टिकी होती है। सी ऑप्शन सही है। आ जाइए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है 77 नंबर में, प्रकाशीय फिल्टर का उद्देश्य क्या है? प्रकाशीय फिल्टर का उद्देश्य क्या है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ। तो प्रकाशीय फिल्टर का जो उद्देश्य है, विभिन्न रंगों के प्रकाश का संचरण या समावेश करना। क्या होता है? प्रकाश के विभिन्न प्रकाश संचरण का समावेश करना जो होता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आ जाइए 78 नंबर क्वेश्चन पर। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आ गया ये क्वेश्चन, ठीक है ना, डोंगरा क्वेश्चन। परिसीमन आयोग का जो अध्यक्ष होता है, ये आपका कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त होता है इसके अध्यक्ष। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आ जाइए अगला क्वेश्चन 79 नंबर का है। न्यूमिस्मैटिक्स, यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है, न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? ठीक है, देखिए, ये सिक्कों व धातुओं का जो अध्ययन होता है, इन्हीं को कहा जाता है न्यूमिस्मैटिक्स, यानी बी ऑप्शन सही है। आ जाइए 80 नंबर क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य निदेशक सिद्धांतों का नीति उद्देश्य नहीं है? ये जो राज्य निर्देश सिद्धांत होता है ना इनका, ठीक है, इनका नीति उद्देश्य नहीं है। इनमें से कौन सा? तो जो है पहले भाई वो छांट लो। ठीक है, तो एक कल्याणकारी राज्य का स्थापना करता है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करता है, ये भी आपका सही है। ठीक है, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करता है, बिल्कुल गलत है दोस्तों, ऐसा करेगा तो अनर्थ हो जाएगा। आ जाइए अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक, सॉरी अगला पॉइंट पर। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है, ये तीनों बिल्कुल सही है। कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे सी सही नहीं होगा, तो हमारा आंसर सी सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आ जाइए अगला क्वेश्चन 81 में, धन विधेयक पेश किया जा सकता है। ये जो धन विधेयक है ना, ये कहाँ पे पेश किया जा सकता है? केवल, तो धन विधेयक पेश किया जाता है केवल लोकसभा में। कहाँ पर? केवल लोकसभा में पास किया जा सकता है, सॉरी पेश किया जा सकता है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। आ जाइए 82 नंबर में, युद्ध आज ज़्यादा है, गोरिल्ला युद्ध विधियों का नेतृत्व किसने किया था? अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, गोरिल्ला युद्ध में सबसे ज़्यादा जो निपुण था ना, इसमें सबसे ज़्यादा जो निपुण था, ये कौन था? ये पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा आपका शिवाजी। और गोरिल्ला युद्ध जो है ना, छापामारी की तरह से होता था, इसमें ये महारत हासिल किया था शिवाजी महाराज ने। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आ जाइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 83 है। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत हो जाता है, यानी ठोस है ये, ठीक है, और इसको ताप दिया जा रहा है, तो क्या हो रहा है? ये द्रव में क्या होता है? बदल जाता है। किसमें? द्रव में बदल जाता है। तो इस विधि को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इस विधि को जो कहते हैं, ये कहते हैं गलनांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गलनांक कहा जाता है। बी ऑप्शन सही है। आ जाइए 84 नंबर क्वेश्चन पर। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है? यहाँ पे दाल के बारे में पूछा है। ये दलहन जो होता है ना, दाल ही होता है। दाल शोधन संस्थान कहाँ है?
ठीक है। दाल संशोधन संस्थान जो है ये आपका कहाँ पे है, कानपुर में। कहाँ पे है, कानपुर में है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। आ जाइए 85 नंबर क्वेश्चन पर। 85 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है। ये जो कालिंदी है ना, कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। तो यमुना का ये दूसरा नाम है कालिंदी। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्या सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है। आ जाइए अगला क्वेश्चन जो कि आपका 86 नंबर का होगा। अगला क्वेश्चन जो है इसमें 86 में कि समतल दर्पण के लिए निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है। तो इसमें आपको सही चुनना है। तो इनमें जो सही है ना, प्रतिबिंब आभासी सीधा पार्श्व उल्टा होता है। क्या होता है, पार्श्व उल्टा होता है। ठीक है। और क्या होता है, प्रतिबिंब आभासी होता है। आभासी होता है यानी काल्पनिक होता है, और काल्पनिक होता है, सीधा तथा पार्श्व उल्टा होता है। यानी पार्श्व मतलब थोड़ा सा उल्टा। ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। ठीक है। कौन सा कथन सही है। आ जाइए 87 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई है। इस तरह का क्वेश्चन है। सबसे यहाँ पे देखिए जो हड़प नीति, बंगाल विभाजन, अस्थायी बंदोबस्त, सहायक संधि। तो सबसे पहले इनमें क्या होगा, तो सबसे पहले जो बंगाल विभाजन है ना, बंगाल विभाजन बी ऑप्शन, ये 1905 में हुआ था। किस में हुआ था, 1905 में हुआ था। तो आपको टिक करना है 1905 वाला ऑप्शन। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आ जाइए अगला 88 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था। हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था। तो मुगल काल में कहा जाता था इसको पैबाकी या पैबाकी, यानी कि पैबाकी कहा जाता था मुगल काल में। सी ऑप्शन सही है 88 का। आ जाइए अगला क्वेश्चन 89 नंबर पे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। सबसे कम जनसंख्या किस राज्य का है, ये पूछा गया है 89 में। तो ये सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य था। कब, 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है दोस्तों 91 नंबर में, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसमें। तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे ये कौन थे, यही बताना है। तो इसका प्रथम अध्यक्ष जो था ये था आपका लाला लाजपत राय। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है 92 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो ये थी एनी बेसेंट। अगर प्रथम भारतीय महिला, यहाँ पे क्या लगा दे, प्रथम भारतीय महिला पूछे, ठीक है ना, तब जाके आपका सरोजिनी नायडू ऑप्शन होता है। लेकिन यहाँ पे फिलहाल एनी बेसेंट यह आंसर सही है। आ जाइए 93 नंबर पे, इनसे कौन सा राज्य नेपाल और भूटान को अलग करता है। तो कौन सा राज्य है जो नेपाल और भूटान को अलग करता है, 93 में पूछा गया है। तो ये सिक्किम है। क्या है, सिक्किम है। ठीक है। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है 94 नंबर में, न्यूनतम आवश्यकताओं को संकल्पना निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किस एक का नवो उत्पाद है। यानी कि सबसे पहले ये शुरुआत किया गया था न्यूनतम आवश्यकता का। तो ये जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना का ये उद्देश्य था। यानी बी ऑप्शन सही है। आ जाइए 95 नंबर क्वेश्चन पर। संरचनात्मक योजना किसे निर्दिष्ट करती है। संरचनात्मक योजना किसे निर्दिष्ट करती है। तो ये आपका विद्यमान संस्थाओं को बदलना या नई संस्थाओं का सृजन करना। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से। आ जाइए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 96 नंबर क्वेश्चन के, निम्नलिखित में से कौन सा शर्त है जो भारत के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। भारत के विकास के लिए आवश्यक कौन सा शर्त नहीं है। यहाँ पे भारत के विकास के लिए आवश्यक नहीं है, 96 में पूछा गया है। तो यहाँ पे पूंजी संचयन बिल्कुल सही है, संसाधन खोज ये भी बिल्कुल सही है, प्रौद्योगिकी विकास ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि जो है ना, इसका खोज नहीं चाहिए भारत में, क्योंकि जनसंख्या तो भारत दिनों दिन वृद्धि करते जा रहा है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 97 नंबर का है, पूछा गया है कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है। तो ऐसी स्थिति जब आयात की मात्रा निर्यात से अधिक हो तब प्रतिकूल भुगतान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रतिकूल भुगतान कहा जाता है। ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है 98 में, सेबी स्थापित है, सेबी संबंधित है, इसका फुल फॉर्म देखिए यहाँ पे पूछा गया है।
तो यहाँ पे सेबी का फुल फॉर्म आपको बताना है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया। ये गलत है, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। आप देखिए 98 नंबर में, तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये वाला सही होगा, ठीक है। बैंक नहीं होता है इसमें। आ जाइए 99 नंबर क्वेश्चन में, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला जो कि एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीती थी। तो स्वर्ण पदक सबसे पहले किसको मिली थी? ये मिली थी कमलजीत संधू को। याद होगा आपको कमलजीत संधू को, बचपन में ही क्वेश्चन को रट्टा मार लिए होंगे आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 100 नंबर का क्वेश्चन, एक डायोप्टर क्षमता वाले दो उत्तल लेंस एक दूसरे के स्पर्श में रखे गए हैं, यह संयुक्त लेंस समूह की फोकस दूरी क्या होगा? यानी दोनों की फोकस दूरी को जोड़ेंगे कितना होगा? एक डायोप्टर वाला, ठीक है, एक डायोप्टर वाला। तो ये होगा दोस्तों कितना? तो ये आधा हो जाता है, दो जब जोड़ते हैं ना तो आधा हो जाता है। तो एक का आधा करेंगे तो कितना होगा? एक का आधा करेंगे तो कितना होगा? हाफ होगा, 0.5 होगा, आधा हो जाता है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज का वीडियो तो अच्छा लगा ही लगा होगा दोस्तों, क्योंकि 100 क्वेश्चन मैं शामिल किया हूँ था। और लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है ना जम के सब्सक्राइब कीजिएगा। बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।